Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management, Session 8, Workforce Planning and Productivity. Topics to be covered include Introduction, Performance Management, History of Performance Management, Importance of Performance Management, Types of Performance Management, Perspective of Performance Management, Exploring Organizational Effectiveness, Workforce Management, Work Practices, Work Study, Work Measurement, Method Study, Machine Worker Interaction, Ergonomics, Work Environment, Workforce Productivity, Learning Curve, Incentive Schemes, Difference between Performance Management and Performance Appraisal. Introduction. The quality of decision depends on the individual's knowledge, analytical capability and judgment. किसी भी डिसीजन की जो क्वालिटी है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो डिपेंड करती है कि जो डिसीजन मेकर है उसकी क्या नॉलेज है, उसकी अपनी क्या एनालिटिकल कैपेबिलिटी है और जजमेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फर्म की बात करें, कंपनी की बात करें, तो जो CEO जो एक डिसीजन लेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक अपनी कंपनी का जो डिसीजन लेगा और जो एक सेल्स मैनेजर जो एक डिसीजन लेगा, वो उस दोनों के डिसीजंस की क्वालिटी में बहुत अंतर होगा. When the matter concerned is small or personal in nature, this process may be sufficient as the consequences are not very serious. Performance management. Performance management includes activities to make sure that goals are being met in an effective and efficient manner. Performance management एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं वो अच्छी तरह से अचीव हो रहे हैं कि नहीं. हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से हम पहले ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस किन पे करता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो फोकस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या डिपार्टमेंट्स में. डिपार्टमेंट्स जैसे एग्जांपल हो गए कंप्यूटर सपोर्ट डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, या प्रोसेसेस में लाइक बिलिंग में या बजटिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या किसी प्रोग्राम्स में कोई नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल, या प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हों, या प्रोडक्ट्स और सर्विस जो इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर को मिल रहे हों, या बिल प्रोसेस में, इन सब चीज़ों में. हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. देयर आर 3 levels of corporate management performance. Those levels are client, application and data. 3 लेवल हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के. पहला है क्लाइंट, फिर डेटा, एप्लीकेशन और फिर डेटा. द एसेंशियल स्टेप्स इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्कोर कार्डिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, कंसोलिडेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस. ये 6 स्टेप्स हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस की. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लानिंग. फिर है स्कोर कार्डिंग. किसी स्कोर कार्डिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो टेस्ट करे कि परफॉर्मेंस जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट
जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है वो यूटिलाइज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ताकि वो जज कर सके बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है, उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। फोरकास्टिंग जो होती हैं, जो बजटिंग है, ये सब ये दिखाती हैं कि एक्चुअल और जो हम फिक्स्ड किया गया है उसमें क्या डिफरेंस होगा। कंसोलिडेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीएम का। फिनेंशियल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस में। और बिजनेस इंटेलिजेंस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं डिसीजंस लेने में। इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्राइविंग टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फ़ायदे बताए गए हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। पहला है कि कॉमन गोल्स के टूवर्ड्स काम किया जाएगा। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द जॉब रिक्वायर्स और व्हाट एक्सपेक्ट्स, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअली में इस जॉब में करना क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। रेगुलर परफॉर्मेंस फीडबैक, एक प्रॉपर रेगुलर फीडबैक रहेगा हमेशा। स्टेप्स एंड एडवाइस ऑन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्टेप्स क्या होंगे, क्या एडवाइस क्या होगी अगर परफॉर्मेंस को देखें किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज रिवॉर्डिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को कैसे रिवॉर्ड कैसे करना है। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दो तरह के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, वो कितना हद तक अपने गोल्स को अचीव कर पाई है। और दूसरा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें हम ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है कंपनी के गोल्स में, उतना उन्होंने कितना परफॉर्म किया है। इसमें हमारा आ जाता है प्लानिंग, मॉनिटरिंग, डेवलपिंग, रेटिंग, रिवॉर्डिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड पनिशिंग in case you have an autocratic leader. Next is exploring organizational effectiveness. Organizational effectiveness is always a matter of comparison. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आप एनालाइज करो, उसको कंपेयर करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करो पिछले कई सालों से, या उसको कंपेयर करो किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस इज़ मल्टी डायमेंशनल। जो ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस होती है वो किसी एक इंडिकेटर से मेजर नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जो बजट सरप्लस होता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का जो आउटकम है वो ये गारंटी नहीं करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्यूचर में जाके अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम इफेक्टिव होगा या एफिशिएंट होगा। बोर्ड्स मेक अ डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बट हाउ इट इज़ नॉट क्लियर। एक को रिलेशन होता है इफेक्टिव बोर्ड और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि ये इतना क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ किसको कॉज करती है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। जो एक पर्सन है मे बी उसका जो इंटरप्रिटेशन हो दूसरे पर्सन से एकदम दूसरा हो। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइकली टू बी यूज करेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जितना ही इफेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ही वो करेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करेगा और उसको यूज़ करेगा। वर्कफोर्स मैनेजमेंट, it is about assigning the right jobs to the right employees with the right skills and the right time. वर्कफोर्स मैनेजमेंट का मतलब है आप एक सही इंडिविजुअल को उसकी सही जॉब और उसको सही जॉब दे रहे हो, ऐसे इंडिविजुअल को जॉब दे रहे हो जिसके पास जो स्किल्स हैं वो उसी जॉब में रिक्वायर्ड हैं और एक सही टाइम पर। इसमें इंक्लूड होता है बेनिफिट्स या पेमेंट, उसको क्या बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉय को, उसको क्या पेमेंट प्रोवाइड कर रही है, टाइम और पंक्चुअलिटी कैसी है, उसकी करियर प्लानिंग और सक्सेस, ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंकरेजिंग टैलेंट एंड ट्रैकिंग एप्लीकेंट, उसकी क्या परफॉर्मेंस क्या है, फोरकास्टिंग
क्या है और क्या एक्चुअल में आई है, वर्कफोर्स ट्रैकिंग क्या है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। वर्क प्रैक्टिसेस, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। जो वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं मोशन और टाइम स्टडी से। वर्क स्टडी, क्या मेथड्स यूज़ हो रहे हैं एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्या मेथड्स यूज़ हो रहे हैं मशीन को ऑपरेट करने के लिए, इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। ऑप्टिमम वर्क मेथड डिज़ाइन करना। नेक्स्ट इज़ वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट डिफाइन आप कर सकते हो कि किसी भी सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, जितनी भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी कुछ चीज़ें हैं आती हैं। पहला है मशीन वर्कर इंटरेक्शन। दिस मेथड स्टडीज द अमाउंट ऑफ टाइम एन ऑपरेटर स्पेंड्स ऑन द मशीन बिफोर इट इज़ एक्टिवेटेड एंड द टाइम ही हैज़ नथिंग टू डू। ये मेथड ये निकालता है कि एक ऑपरेटर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है मशीन में उससे पहले कि मशीन एक्टिवेट हो चुकी है, और कितना टाइम उसके पास कुछ भी करने को नहीं है, कितना उसका आइडल टाइम है। नेक्स्ट इज एग्रो इकोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल ह्यूमन फैक्टर्स फॉर हिज फंक्शनिंग। जो एग्रोनॉमिक्स है वो स्टडी होती है एक चीज़ की, फिजिकल ह्यूमन फैक्टर्स की, वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स की। फॉर एग्जांपल, उनकी कितना वो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं उसकी स्टडी, या कितनी कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में, ये सब। द फर्स्ट इज टू डिज़ाइन मशीन्स दैट आर ऑपरेटेड एंड द वे ऑपरेटर डज द टास्क ऑन द मशीन यूजिंग डिफरेंट कंट्रोल्स। पहला है मशीन को डिज़ाइन करना जो कि ऑपरेट की जाती हैं ऑपरेटर्स के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर्स हो गए, या फिर व्हील्स हो गई, या फिर स्विचेस हो गए, पेडल्स हो गए। इनकी क्या पोजीशनिंग होगी, कितना मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को ताकि वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सके। दूसरी चीज़ होती है कि क्या कंसिडरेशन दिया जा रहा है तरह तरह को लोड्स को जो एक बॉडी को एक्चुअली में कैरी ऑन कर रहा है, कौन कौन सी पोजीशन उनको लेनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिफ्टिंग की जॉब है, क्लैंपिंग है, या मूविंग है, या होल्डिंग है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है डिफरेंट ऑर्गन से, जैसे रैक, टेबल्स, पैलेट्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए ताकि वो सूट कर सके वर्कर के फिजिकल फीचर्स को। तीसरा है वर्क एनवायरनमेंट। The work environment in which tasks are performed will definitely affect the productivity greatly. Work environment बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है तो वो अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। वर्क एनवायरनमेंट में एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है कि क्या टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस इन्वायरमेंट, क्या कितनी ह्यूमिडिटी लेवल, कितना एयर मूवमेंट्स, ये सब कितना होना चाहिए, और ये सब फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं कंडीशंस पे कि एम्प्लॉय किस में सबसे ज़्यादा कंफर्ट है। अगर टेम्परेचर की फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर की रेंज 24 से 32 डिग्री के बीच में है तो वो एक सूटेबल टेम्परेचर माना जाता है। प्लीजेंट कलर्स यूज़ करने चाहिए दीवारों पे, सराउंडिंग्स में, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। नॉइस लेवल्स जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉन्टिन्यूस हैं तो ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो उनकी वॉल्यूम है वो एकदम कम हो ना, फिर अदरवाइज़ क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और उनके काम को इफ़ेक्ट करेगा। वो इरिटेट हो सकते हैं और जो उनका इंटरेक्शन होगा लोगों से वो भी एक कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जो नॉइज़ होती है मशीन्स की वो एक ऐसी चीज़ है जो हटाई तो नहीं जा सकती हैं, पर
ये लोगों को, फॉर एग्जांपल आप वर्कर्स को ईयर प्लग्स प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो अपने ईयर्स में यूज़ करें और उनको इतनी नॉइस ना लगे। लर्निंग कर्व, the principle is that people take less time to do the same job subsequently as the effort and skills expended in their earlier activity has resulted in learning। ये एक मानना है, एक प्रिंसिपल है कि जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो अपनी उसी जॉब में कम टाइम देंगे जहाँ पे जिस जॉब से उनको लर्निंग मिली हो, उनका जो एफर्ट है, वो स्किल है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ हो, उनको एक प्रॉपर लर्निंग मिली हो। अगर हम एग्जांपल लें, अगर एक जॉब है वो 15 मिनट लेती है पहले पीस को बनाने में और 13 मिनट लेगी फिर वो दूसरे पीस को बनाने में, और फिर थर्ड पीस को बनाने में 12 मिनट लेगी, फोर्थ पीस बनाने को 10 मिनट, और ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। और जो मिनिमम मिनट्स हैं, जैसे 5 मिनट्स हैं, उसमें वो आगे जाके प्रोडक्शन करेगी। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ में कि उसके पास कितनी लर्निंग है, कितना एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव स्कीम्स। These are the monetary and non-monetary benefits that management gives in recognition of superior performance। इंसेंटिव स्कीम्स दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करें। बेसिकली ये मॉनेटरी भी होती हैं और नॉन मॉनेटरी भी होती हैं। मॉनेटरी का मतलब ये इनको इन टर्म्स ऑफ मनी भी दिया जाता है, और इन टर्म्स ऑफ मनी भी इनको नहीं दिया जाता। जैसे अगर हम मॉनेटरी की बात करें तो मे बी इनको कुछ कैश मिले या बोनस मिले, वो मॉनेटरी हो गया। पर अगर इनको मूवी टिकट्स मिल रहे हैं या रेस्टोरेंट्स के कुछ कूपन्स मिल रहे हैं या कुछ और मिल रहा है, तो वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। तो ये एम्प्लॉयज़ को तभी मिलता है जनरली जब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे। अगर वो इंडिविजुअली अपना काम कर रहा है, अगर वो टीम में काम कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि ग्रुप में कितना सबने परफॉर्म किया। और इंसेंटिव स्कीम्स बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर होता है एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंसिस्ट in the setting of job standards, evaluation of the past performance। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो बेसिकली जॉब स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, फिर उसके बेसिस पे उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। वाइल जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मैनेजिंग द परफॉर्मेंस इन स्टेट टाइम सो दैट परफॉर्मेंस कैन रीच द एक्सपेक्टेड लेवल। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, इसका मतलब है मैनेज करना परफॉर्मेंस को, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच सके। दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ द ओल्डर एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ऑन द अदर हैंड, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ शॉर्ट मॉडर्न मेथड और अप्रोच ऑफ evaluating the performance of an employee of a firm or an organization। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत पुरानी अप्रोच है, वाइल जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक नई टेक्निक है जिससे एम्प्लॉयज़ का या फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है उनका परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है। परफॉर्मेंस appraisal is a limited function in the sense that it concentrates only on the evaluation of the past performances and it is usually done or at the most 2 times in a year। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के ही लिमिटेड है, जो कि 1 साल में 1 बार या 2 बार, ऐसे 3 बार हो सकती है। while the performance management is a continuous function in the sense that it is done in an ongoing fashion to ensure that the employees discharge their capabilities in such a way that the targets are achieved in real time basis। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये चलता रहता है ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से फुलफ़िल करें और टारगेट्स को अचीव करें।
Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what is workforce management? Second, differences between performance management and performance appraisal. That's all for this session. Thank you.